गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जहां पर हम साइकोलॉजी के एक बड़े इंपॉर्टेंट और खास टॉपिक के साथ आए हैं। वो टॉपिक है बेटा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या दूसरे शब्दों के अंदर हम कह सकते हैं बेटा फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर। जब नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, वो क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाता है कि राइट डाउन द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर, एक्सप्लेन द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर या हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट मींस, हेरिडिटी मींस जेनेटिक, वंशानुगत, और एनवायरमेंट, ये दोनों हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते। हाँ, हमने ये माना पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता, इंटेलिजेंट का बेटा इंटेलिजेंट नहीं होता, बट सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर कैरिड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज नोन एज हेरिडिटी। जब हम हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की जब बात करते हैं तो टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर, बायोलॉजिकल फाउंडेशंस, अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर, we need to know something about heredity। हेरिडिटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कैसे हमारा बिहेवियर डेवलपमेंट होता है, और कैसे हमारे बिहेवियर के स्पेसिफिक ट्रेट्स डेवलप होते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंटल के इंटरेक्शन के हिसाब से होता है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जेनेटिकली इनहेरेंट होते हैं। बेटा इसके अंदर दो शब्दों पे आपको फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर का यदि क्वेश्चन आए तो फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर के अंदर आपको किस किस चीज के ऊपर डिस्कशन करना है बेटा? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आपको लिखना है फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर इज डिपेंडेंट टोटली बाय द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये आपको एक्सप्लेन करना है टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर। तो बेटा यदि ये क्वेश्चन भी आए तो इसके बारे में लिखना है, यदि डायरेक्ट ना पूछे। अब हेरिडिटी कैसे अफेक्ट करती है? हेरिडिटी मींस एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म। बायोलॉजिकल मैकेनिज्म मींस पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग का कहने का मतलब है मां बाप से उनके बच्चों के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं उसको बोलते हैं बेटा हेरिडिटी। हमारी कुछ टर्म्स, स्पेसिफिक स्पीसीज, जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि जैसे पुराने जमाने के जो राजा महाराज थे, आज उनके बच्चे हैं, वो राजा महाराज उस जैसे नहीं थे, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आंखें चौड़ी चौड़ी, लंबी, गोरे गोरे, सुंदर सुंदर से वजह से वो राजाओं के बच्चे दिखाई देते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। कई माँ बाप दोनों ब्रिलियंट होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, उनके चांसेस रहते हैं कि उनके बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, क्योंकि हेरिडिटी ट्रांसफर तो करती है। जैसे इसने लिखा हुआ है बेटा, दिस ट्रांसफर और कैरेक्टरिस्टिक्स अकर्स एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ऑफ द चाइल्ड इन द वूम ऑफ द मदर। हमारे जो बच्चे के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं वो जेनेटिकली जभी से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है जब वो बच्चा मां के बूम मींस यूट्रस के अंदर आ जाता है, जब से ही वो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो लिखना है बेटा, वो देखो क्या क्या लिखना है। अब तुम कहोगे ना कि सर आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो? जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था ना, तो देखो मुझे कोइटस का मतलब नहीं पता होता था। कोइटस क्या होता है? कोइटस का मतलब होता है सहवास। मैंने लिख रखा है इसके अंदर सहवास मींस पति और पत्नी दोनों का जहां मेटिंग होता है उसको बोलते हैं सहवास। ये मैंने लिख रखा है इसके अंदर, जब भी तो मैं आपको बोलता हूं बेटा, यू डोंट थिंक यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, जो भी मीडियम है आपका। इफ यू वांट टू लर्न यू कैन सक्सेस, बट यू हैव टू थिंक फॉर लर्निंग ओनली। लर्निंग का एस्पेक्ट होना चाहिए आपके पास। जैसे बेटा नॉर्मली अब हेरिडिटी के अंदर क्या लिखेंगे हम कि जेनेटिकली ये ट्रांसफर होते हैं कहां से? कॉन्सेप्शन मींस जैसे मीटिंग हुई हस्बैंड वाइफ की, दोनों ने, मेल ने अपना स्पर्म छोड़ा, फीमेल ने अपना ओवम छोड़ा, दोनों ने मिलके क्या किया? सहवास किया। मैन एंड वुमेन ने दोनों ने मिलके कोइटस किया। कोइटस मींस इंटरकोर्स किया। इंटरकोर्स के दौरान मेल ने अपने मिलियन ऑफ स्पर्म छोड़े और फीमेल के पोस्टीरियर फोर्निक्स ऑफ द सर्विक्स ने उनको रिसीव किया। ये रिसीव करके ओवम और स्पर्म ने मिला के जाइगोट बना दिया। ओवम जो फर्टिलाइज हुआ वो जाइगोट बनाया। जाइगोट के अंदर जो जाइगोट होती है ये 2 जर्म सेल होती है। ये जाइगोट कंटेन्स साइटोप्लाज्म एंड इन विच द साइटोप्लाज्म देयर इज न्यूक्लियस। जाइगोट के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आपको पता है बेटा कि स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम्स कितने हो गए बेटा? स्पर्म के अंदर हो गए 23 प्लस ओवम के अंदर हो गए कितने? हमारे 23। ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया? 46 क्रोमोसोम्स का जाइगोट। इस जाइगोट के पास क्या है बेटा? एक क्रोमोसोम होता है। ये सारी रामायण लिखनी है, क्रोमोसोम नहीं बेटा, न्यूक्लियस।
क्रोमोसोम नहीं, न्यूक्लियस होता है। ये सारी रामायण हेरिडिटी के अंदर लिखनी है। आपको बताना है कि एक मेल और फीमेल कोइटस करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं। ड्यूरिंग दैट इंटरकोर्स दे इजैकुलेट द स्पर्म, सीमन इजैकुलेट करेंगे, फीमेल का ओवम उसे रिसीव करेगा, फर्टिलाइज होंगे। कहां फर्टिलाइज होंगे? एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब इसके अंदर आपको फिर देखो बेटा, हेरिडिटी के अंदर ये एक्सप्लेन करा, फिर इस हेरिडिटी के अंदर ये भी एक्सप्लेन करना है भैया कि जो क्रोमोसोम होते वो जो मेल क्रोमोसोम होते वो XY होते हैं, फीमेल के पास जो होते वो XX होते हैं। जो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है वो कौन करता है? मेल, क्योंकि X और Y हो गए इधर हमारे XX, ये हो गई हमारी फीमेल और ये हो गया हमारा मेल। ये XY मेल हो गया, इसके दोनों XY, इसके दोनों XX। अब जो दुनिया के अंदर कई बार कहते हैं ना कि इस लेडीज के तो लड़कियां ही लड़कियां होती है, उनको समझा देना कि वो लड़कियां उनके कारण नहीं होती, लड़कियां जो होती है वो मेल के कारण होता है। तो बेटा यदि अब सुनो, मेल के पास XY और फीमेल के पास XX, मेल का X फीमेल के X से मिलेगा तो XX बनेगा, लड़की होगी। मेल का Y फीमेल के X से मिलेगा तो XY बनेगा, जो कि लड़का होगा। फिर Y मिलेगा X से, तो जो बेटा X से मिलेगा तो लड़की होगी, Y X से मिलेगा तो लड़का होगा। 50-50% चांसेस रहते हैं। मेल हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। टोटल हमारे कितने, ये चीज समझ में आ रही है बेटा? ये चीज समझ में आ रही है? टोटल जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हमारे 46। क्रोमोसोम्स कितने होते बेटा? 46 मींस 23 पेयर्स होते। इस 23 पेयर्स के अंदर 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं। ये ऑटोसोम्स का कहने का मींस सिमिलर, एक जैसे जो होते बेटा, इनको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। और जो बेटा वन पेयर होता है वो क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। समझ में आया बेटा? सेक्स क्रोमोसोम। ये ऑटोसोम्स तो सेम होते हैं मेल फीमेल के अंदर, जो ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मेल के अंदर XY होते हैं, फीमेल के अंदर XX होते हैं। ये चीज समझ में आई बेटा? तो समझ में आई बेटा? 23 पेयर में से 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते। ये सब कुछ लिखना है हेरिडिटी के अंदर। क्रोमोसोम पजेस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है बेटा? स्मॉल यूनिट से मिलके बने होते हैं क्रोमोसोम, जिनको जीन कहते हैं। जीन के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अंदर डीएनए इज ए बेसिक केमिकल सब्सटेंस प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस। अब सुनना बेटा, अब हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाया जाता है? ये क्रोमोसोम्स, इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? हमारे क्रोमोसोम्स, इन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स को इंफॉर्मेशन देता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये चीज समझ में आई कि डीएनए क्या करता है? इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और आरएनए क्या करेगा? एक्टिव असिस्टेंस होता है, जो जेनेटिक कोड होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मींस बच्चों में। तो डीएनए, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पाया जाता है। ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। Thus, what we get over ancestors through the parents। अब जो हमारे पेरेंट्स से जो आता है वो फर्टिलाइज्ड ओवम, इस फर्टिलाइज्ड ओवम और स्पर्म, जिनके अंदर क्रोमोसोम्स और जीन्स पाए जाते हैं। लाइक क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आल्सो अकर इन पेयर्स, पेयर्स के अंदर आते हैं बेटा। ऑफस्प्रिंग के अंदर पेयर कैन बी फाउंड इन फॉलोइंग फॉर्म्स, ए डोमिनेंट जीन एंड फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स रिसेसिव जीन। अब बेटा अब सुनो, अब इसके अंदर जैसे नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स आए, ये क्रोमोसोम्स आगे किसी पर्सन के अंदर 23 तो फादर के हो गए, 23 मदर के हो गए, मींस मिला के 46 क्रोमोसोम्स हो गए। ये क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स पाए जाते हैं। ये जीन्स क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। ये जीन्स दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट क्या होता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखा दूं, यदि किसी की मां का कलर काला है और फादर गोरा है, दोनों का बच्चा पैदा हुआ और बच्चे का कलर गया काला, मींस
जो मां के जो जीन थे वो डोमिनेंट थे, उन्होंने क्या करा कि जो फादर के जो जीन है उनको प्रेस कर दिया, सप्रेस कर दिया, दबा दिया, उनको बाहर नहीं उभरने दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आने दिया। उसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट जीन्स। डोमिनेंट जीन्स मींस जो जीन अपना इफेक्ट दिखाते हैं और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को दबा देते हैं, उसको बोलते हैं रिसेसिव। और डोमिनेंट मींस जो उभर के आते हैं। तो डोमिनेंट जीन फ्रॉम वन ऑफ द पेरेंट्स एंड रिसेसिव जीन फ्रॉम द अदर पेरेंट्स। डोमिनेंट जीन क्या होते हैं बेटा? फ्रॉम बोथ द पेरेंट, रिसेसिव जीन। अब ये सारे जीन्स जो डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं, ये दोनों मदर फादर से आते हैं। अरे टोटल हम जीन के बारे में बोलते हैं, ये सारे जीन मदर फादर से ही मिलते हैं। डोमिनेंट क्या बोलते हैं? जो कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा उभर के आते हैं वो जीन डोमिनेंट हो जाते हैं। और रिसेसिव मींस जो दब के रह जाते हैं गुण, उनको क्या बोलते हैं? रिसेसिव। डोमिनेंट जीन उभर के आते मींस, मैंने बताया ना, एक एग्जांपल बताया, यदि मां का कलर फेयर नहीं है और पिताजी बहुत फेयर है, अब जो बच्चा हुआ वो बिल्कुल फेयर नहीं हुआ, तो मींस मां के जीन का इफेक्ट आया। यदि पिताजी के जीन का इफेक्ट आता तो पिताजी के जीन डोमिनेंट हो जाते। डोमिनेंट मींस उभर कर अपना रिजल्ट दिखाते और पीछे वाले रह जाते। तो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों का समझ में आ गया आपको कि डोमिनेंट जीन exhibits is dominance of a recessive gene. For example, if one parent contains a gene for brown eyes, the other provides a gene for blue eyes, then the offspring will have brown eyes. अब देखो कहने को, देखो इसने जो चीज बताई, जैसे ऐश्वर्या राय की आईज कैसी थी? ब्लू, ब्लू आईज थी। अरे मतलब कहने का मतलब ये बेटा कि सुनो, इसने बोला कि दो है, हस्बैंड की ब्राउन आईज हो गई और फीमेल की ब्लू आईज थी, दोनों ने मेटिंग की, मिले, बच्चे का हुआ ब्राउन आईज। तो मींस जो, अरे ब्लू आईज भी हो सकती थी बच्चे की, ब्राउन आईज का होने का मतलब क्या है कि जो फादर जो ब्राउन आईज का था उसके जीन्स डोमिनेंट थे, उसने उन जीनों को उभरने नहीं दिया, उनको दबा दिया और खुद का इफेक्ट लेके आया। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। ये चीज समझ में आ गई आपको? ये क्लियर हुआ आपके माइंड में? तो बेटा ये सब कुछ लिखना हमें हेरिडिटी के अंदर, ये आगे समझो, क्रोमोसोम से जीन और ये एक्स बाई एक्स एक्स, ये सब हमें इसके अंदर लिखना है। अब इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कैसे फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर करता है? इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, इन्वायरमेंट क्या है? हमारे चारों तरफ का जो सरफेस है वो क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट। डेफिनेशन लिखी हुई है, इन्वायरमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगेन द लाइफ। जैसे हम हमारा जीवन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद चारों तरफ का जैसा भी हमारा जो माहौल होता है उसको एनवायरनमेंट करते हैं। चारों तरफ की सरफेस, एनवायरनमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स, ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगेन लाइफ। हमारे चारों तरफ के जो फैक्टर्स होते हैं, हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एनवायरनमेंट। हमारे चारों तरफ के एरिया सरफेस को क्या बोलते? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को दो तरीके में डिवाइड किया गया है। इन्वायरमेंट को दो तरीके से डिवाइड कर दो बेटा। एक तो हो गया इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा क्या हो गया? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल मींस इन यूट्रो, एक्सटर्नल मींस इन विट्रो। कहने का मतलब यूट्रस के अंदर इन्वायरमेंट का हेल्दी होना भी बहुत जरूरी है। अंदर मींस प्रॉपर डाइट, प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर हेल्थ और न्यूट्रिशन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ यदि मदर की अच्छी होगी तो बेबी हेल्थी होगा। प्रॉपर डाइट होगी उसको अंदर मिलेगी, क्योंकि जो मां खाती है वो बच्चे को मिलता है। और मदर का एटीट्यूड्स, हैबिट्स, इंटरेस्ट, ये सारा अफेक्ट करता है। जैसे हमारे महाभारत में पढ़ते हैं कि अभिमन्यु को अंदर चक्र चलाना वो मां के पेट से सीख के आया था। मींस मदर फीलिंग्स डायरेक्टली अटैच टू द चिल्ड्रन, टू द चाइल्ड। इसका एग्जाम्पल है महाभारत के अंदर, जब अभिमन्यु सुदर्शन जो चक्र का जो चक्रव्यूह में कैसे अंदर घुसते हैं, वो घुसना सीख गया था, लेकिन उसकी मां ने बाहर निकलना नहीं सोचा उस टाइम पे, तो वो बाहर निकलना सीख के नहीं आया। तो मां का जो थॉट प्रोसेस है डायरेक्टली बच्चे से अटैच होता है। मां का जो थॉट प्रोसेस है वो डायरेक्टली अटैच होता है। मदर यदि हेल्दी होगी, हेल्दी डाइट लेगी, स्ट्रेस फ्री होगी, खुश रहेगी, स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगी, एटीट्यूड अच्छा होगा, हैबिट्स अच्छी होंगी, तो बेबी भी हेल्दी होगा, फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर भी हेल्थी होगा। ये सब चीज किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर के अंदर। एक्सटर्नल के अंदर कहने का मतलब ये बेटा, आफ्टर बर्थ
व्हाट चाइल्ड गेट्स इन द, जब वो बच्चा पैदा हो गया और जब इन्वायरमेंट के अंदर उसे कैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यदि आप किसी बच्चे को चोरों के साथ डालोगे, जेब कतरों के साथ डालेगा, तो उसका एटीट्यूड ऐसा ही रहेगा। यदि उसके फैमिली ने अच्छी उसकी पेरेंटिंग की है, अच्छे तरीके से उसे समझाया, तो वो बच्चा कभी जीवन में नहीं बिगड़ सकता, हमेशा अपना सही काम करेगा, डिस्टर्ब कभी नहीं होगा, लाइफ को मेंटेन करेगा। ये क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल एनवायरमेंट। आफ्टर बर्थ व्हाट द चाइल्ड गेट्स इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस इज नोन एज द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। Further, the external environment constitutes of physical and social and cultural environment. The physical surrounding include the type of weather, climate, condition, food and water etc. ये सब क्या करते बेटा? ये environment। इसके बाद the parents and the family member, friends, neighbors and the member of the community and social relation are known as social cultural environment। ये personality को maintain करते हैं। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट कैसा है, बिहेवियर कैसा है, फैमिली कैसा है, पेरेंटिंग कैसी है उसकी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कुछ समय पहले जब कुछ साइकोलॉजिस्ट की जो टीम कभी एक बार जम्मू कश्मीर गई थी, हमारे जब मैं पढ़ता था तो मेरे एक साइकोलॉजिस्ट टीचर क्लास लेने आते, तो वो बताते थे कि वो जब वहां पे गए तो वहां के बच्चों से जब उन्होंने डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन बोले, तो उन बच्चों के अंदर एक माइंड में सेट था कि यहां पर जम्मू कश्मीर में जो भी डेथ होती है वो गोली लगने से होती है। दे डोंट नो अबाउट द नेचुरल डेथ। उनको यह पता था गोली लगती है और उससे आदमी मर जाता है और उसको लेके हम दफनाने जाते। ये कॉन्सेप्ट, मुझे एक चाइल्ड की साइकोलॉजी देखो आप, एक बच्चों के माइंड में ये क्या है एनवायरमेंट। और आज एनवायरमेंट अच्छा मिल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हेल्दी एनवायरमेंट है, कोई फाइटिंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इससे क्या हो रहा है? फिजिकल हेल्दी और मेंटल हेल्दी और फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर मजबूत हो रहा है ना। Thus, it's difficult to say that what behaviors are learned and what inherited। इसके कारण हमारे क्या है कि बेटा दोनों बिहेवियर, लर्न जो करते हैं वो बिहेवियर और जो इनहेरिटेड बिहेवियर आता है, इनको हम अलग नहीं कर सकते। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। It is concluded that one's behavior or development is a specific personality trait is always a result of the interaction environmental factors on the genetic factors। environmental factors और genetic factors हमेशा आपके हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ये क्या कहलाता है बेटा? फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर। ये चीज आपको समझ में आई? फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर का ये टॉपिक क्लियर हुआ आपका। एनवायरमेंट, तो ये फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर के अंदर पहला टॉपिक आपका हेरिडिटी, दूसरा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर जो मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बच्चा जब पैदा होकर बाहर जो सोसाइटी, एनवायरमेंट, फैमिली, पेरेंटिंग, ये जो एनवायरमेंट उसे दे रही है वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इसके बाद हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के अंदर आपको पता है जो जीन्स मैंने आपको बताया, हेरिडिटी के अंदर जीन्स डोमिनेंट रिसेसिव लिखना है। स्पर्म के अंदर 1 ml स्पर्म के अंदर 1 ml सीमन के अंदर 100 मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। ये सब हेरिडिटी के अंदर लिखना है। ट्विंस के बारे में तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। कंसेप्शन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये सब लिखना है हेरिडिटी के अंदर। तो दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी कि यदि देखो सबसे इजी टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर का, यदि क्वेश्चन आए आपको तो एक साइड हेरिडिटी लिखना है, दूसरी साइड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को इंटरनल और एक्सटर्नल में एक्सप्लेन कर देना है और हेरिडिटी को एक्सप्लेन करना है। हेरिडिटी के अंदर क्या होता है तुम्हें शुरू से लिखना है। कंसेप्शन, मेटिंग हो गई, कोइटस हुआ, इंटरकोर्स हुआ, दोनों के क्रोमोसोम्स आए, जिसके क्रोमोसोम डोमिनेंट थे, रिसेसिव थे, कितने क्रोमोसोम्स थे, कौन सा ऑटोसोम था, कौन सा सेक्स क्रोमोसोम था, कैसे मिले, साइटोप्लाज्म था, इनहेरिटेंस हुआ, डीएनए के अंदर जीन होते हैं जो जीन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। ये सारी चीजें कहां लिखनी है? हेरिडिटी के अंदर। एनवायरमेंट के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल को एक्सप्लेन करना है। तो ये जो हमारा टॉपिक, यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए राइट डाउन द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर, देन यू हैव टू राइट लाइक दिस ओनली। If they will ask like heredity and environment, then also you have to write like this only. So this is topic is going to complete. So बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।